हेलो फ्रेंड्स, बैंक ब्रांच ऑडिट में आप सबका स्वागत है। मैं सीए परिशबाद है, आपका दोस्त फॉर बैंक ऑडिट कोच। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैंने एक ऑडिट बुकलेट लाया हुआ है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक ब्रांच ऑडिट। प्रैक्टिकल व्यू किस तरह से लेना चाहिए हमने, किस तरह से चेकलिस्ट बनानी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना चाहिए, ये सब के लिए मैंने एक लाया हुआ है ऑडिट हैंडबुक, बैंक ब्रांच ऑडिट हैंडबुक। ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है। अगर आपने प्री लॉन्च ऑफर में अगर बुक किया है आपकी बुक, तो आपके ईमेल पे आपकी कॉपी रिसीव्ड हो चुकी होंगी। दोस्तों, अभी मैंने न्यू सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए। ऑलरेडी 600 प्लस सब्सक्रिप्शंस को मैंने ईमेल कर दी कॉपी। अगर आपको कॉपी अगर ईमेल नहीं आई होंगी ड्यू टू सम एरर्स इन द ईमेल आईडी, प्लीज पिंग ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9105569555। तो दोस्तों, इस बुकलेट को किस तरह से समझना चाहिए एज अ ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से हमारा व्यू बनना चाहिए बैंक ब्रांच ऑडिट में, किस वे से स्ट्रक्चरली हमने ऑडिट करना चाहिए। ओवरऑल ये बुकलेट का मेरा इंटेंशन इतना ही है कि ऑडिटर को एक प्रैक्टिकल व्यू आना चाहिए कि किस तरह से मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट में स्टेप बाय स्टेप फ्लो करना है। देन क्या बेसिक चेकलिस्ट एज अ ऑडिटर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे दी है। देन सर्टन वीडियो लिंक्स दिए मैंने पूरे चैप्टर वाइज, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन रीड करना या फिर अगर आपको वीडियो मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो थोड़ा आपका इजी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस और इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए। तो इसी के लिए मैंने मेरी जो बुकलेट है उसको किस तरह से समझना है, क्या चेकलिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो, इसके लिए बनाई है मैंने मेरी चेकलिस्ट पे अगेन वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 एनपीए पे। तो जैसे आपको पता है कि बैंक ब्रांच ऑडिट में एनपीए वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमको किस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए, एलएफआर पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लेना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें मैंने बेसिक ऑफ ऑडिट ऑफ एनपीए के बोल के यहाँ पे आपको एक लिंक दी है। ये क्लिकेबल लिंक है। आपको ये पीडीएफ जो अगर आपके पास बुकलेट है तो इसको आपको एडोब रीडर में देखना है, क्योंकि क्लिकेबल लिंक कुछ पीडीएफ फॉर्मेट्स में ओपन नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको एडोब ले सकते हो आप, या सिमिलर कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो जो क्लिकेबल लिंक्स आपको मिल सके। अगर प्रिंट आउट में देख रहे हो आप तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने, वही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एनपीए वेरिफिकेशन, 24-25 की लिस्ट लेना है हमको, अपग्रेडेशन देखना है, डिलीशन देखना है, स्ट्रक्चर्ड अकाउंट की लिस्ट लेना है, एसएमए रिपोर्ट्स लेना है, टर्म लोन के अकाउंट, सीसीओडी के अकाउंट सैम्पलिंग बेस पे लेना है। तो ओवरऑल क्या क्या लिस्ट लेना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बाजू का एक कॉलम आपके लिए अवेलेबल है कि आपको ये लिख सकते हो आप कि आपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लिया है नहीं लिया है। सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी में मेंशन करिए, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी लिखिए। देन एक मैंने इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन एरिया दिया है कि जो भी स्टाफ हमारा एनपीए वेरिफिकेशन कर रहा है उसने कुछ ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स प्रॉपरली चेक करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर अवेलेबल है ऑन आईरॉक नॉर्म्स। इसके लिए मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इस चैप्टर के एंड पे मैंने वो प्लेलिस्ट भी दे दी पूरी। 33 केस स्टडीज अवेलेबल है एनपीए पे, एज वेल एज पैरा वाइज वीडियो अवेलेबल है आरबीआई मास्टर सर्कुलर पे। वो भी सब मैंने इसमें दिया है कि आप लिंक पे जाके डायरेक्टली व्यू कर सकते हो एट ए ग्लांस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया दिया है मैंने कि परफॉर्मिंग अकाउंट्स आपको किस तरह से चेक करना है, टर्म लोन क्लासीफाई करना है, सीसीओडी क्लासीफाई करना है, एग्रीकल्चर को करना है। अगर अकाउंट एनपी में चला गया है तो रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट हुआ है क्या नहीं वो देखना है आपको, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस है क्या वो देखना है, असेट क्लासिफिकेशन चेक करना है, रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट है तो उसको स्पेशल अटेंशन देना है, एनपीए अकाउंट है तो स्टॉक ऑडिट हो रहे नहीं हो रहे वो चेक करना है हमको, विद इन 3 ईयर्स नया वैल्यूएशन रिपोर्ट लिया है क्या वो लेना है, रिन्यूअल पेंडिंग है तो 180 दिन के अगर ऊपर जा रहा है तो एनपीए में जा सकता है, टीओडी है तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल मैंने पॉइंट्स दिए कि अगर जो भी पर्सन हमारा ऑडिट ऑफ एनपीए देखने वाला है, एनपीए प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करने वाला है, ये सब पैरामीटर्स वो एक बार देख सकता है, चेक कर सकता है, उसने ये पॉइंट्स कंसिडर करे हैं नहीं करे वो आप यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर का एमओसी पास किया है कि नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, लिस्ट इज अबाउट 26 आइटम्स। मैंने कुछ बताने की कोशिश करी, बट यहाँ पे सब पॉइंट्स है तो आप ये रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हमारे वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें कवर हुई है कि नहीं हुई है।
देन कमिंग टू द लिस्ट ऑफ अकाउंट अबव 5 करोड़, तो 5 करोड़ के अगर अकाउंट पर रखे हैं तो आपको स्पेसिफिकली चेक कर लेना है उसको कि उसका स्टेटस क्या है, डाउनग्रेड हुआ है क्या, अपग्रेड हुआ है क्या, एज ऑफ डेट उसका वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, वो आपको मेंशन करना है। स्पेसिफिकली एम्फेसिस में इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे एडवांसेस में हमने 5 करोड़ के ऊपर की कैटेगरी अलग कर दी, उसको अलग से चेक कर लिया एनपीए के लिए। देन रिस्ट्रक्चर अकाउंट्स को चेक करना है। गोल्डन रूल आपको पता है, रिस्ट्रक्चरिंग अगर अकाउंट हुआ है तो स्टैंडर्ड अकाउंट है तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगा, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन है क्या नहीं वो चेक करना है। रिस्ट्रक्चरिंग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, वो प्रोस्पेक्टिव हो सकती है। क्या टर्म्स दी है आपको, बोरोवर को क्या प्रॉब्लम्स था, क्या कंसेशन दिया है, उसके डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन हुआ है क्या, सीबीएस में उसके इफेक्ट दिए है क्या, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करी क्या, ये सब पॉइंट हमको रिस्ट्रक्चरिंग में देखना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है हमको, तो चेक करिए कि बैंक ने क्या रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट आपको लीज दी है और सर्टिफिकेट से वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। देन कमिंग टू द एनपीए सैम्पलिंग परफॉर्मिंग अकाउंट, हमेशा याद रखो दोस्तों कि बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं हम 4 से 5 दिन बैंक में जाते हैं, बैंक का वॉल्यूम ह्यूज होता है, बट हम जो वेरीफाई कर रहे हैं क्या हम उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हम चेक कर रहे हैं उसका एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करिए, बिकॉज कि पीयर रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्दर अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन पूछते हैं, जब भी आपको रिपोर्ट करना है तो आपको आपने क्या वेरीफाई किया है उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। मीनिंग दैट मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, जो भी अकाउंट एनपी के लिए चेक कर रहे हो, उसका सैम्पलिंग दिया है आपको कि जो भी सैम्पलिंग बेस पे चेक कर रहे हो वो अकाउंट्स मेंशन करिए। मीनिंग दैट अगर ब्रांच में अगर 100 अकाउंट्स है टर्म लोन के और आपने 20 अकाउंट चेक करे या 15 अकाउंट चेक करे, तो कौन से 15 अकाउंट चेक करे वो यहाँ पे मेंशन करके रखिए, सो दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कमिंग टू एनपी अकाउंट सैम्पलिंग, हमेशा ऑब्जर्व होता है कि अगर एक बार अकाउंट को क्लासीफाई कर दिया एनपीए में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हम नहीं चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑडिटिंग अगर आप कर रहे हो तो एनपीए जो क्लासीफाई हो चुके हैं वो भी आपको चेक करना है प्रॉपरली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रही नहीं कर रही है वो देखना है आपको। रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज इंटरेस्ट, रिवर्सल ऑफ द एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि अकाउंट एनपीए में बट इंटरेस्ट बुक हो रहा है। देन सिक्योरिटी वैल्यू चेक करनी है आपको, सिक्योरिटी वैल्यू है नहीं है, सीबीएस में क्या सिक्योरिटी बताई है, ऑन पेपर क्या सिक्योरिटी है, देन उसमें अगर कुछ रिकवरी आ रही है तो बैंक की पॉलिसी रिकवरी के लिए क्या है। तो ओवरऑल जो भी एनपीवी अकाउंट है उसके भी कुछ ना कुछ आपको सैम्पलिंग चेक करना है। देन मैंने पॉइंट आउट किया कि एलएफआर में टोटल 12 क्वेश्चंस है रिगार्डिंग असेट क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो 12 पॉइंट्स है उस पर हर पॉइंट वाइज किस तरह से हमको वेरीफाई करना है उसके लिए मैंने सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक यहाँ पे दिए और 12 पॉइंट्स नीचे मेंशन किए हैं। इसमें आपको आपके कमेंट्स मेंशन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली हियर दैट कि अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन निगेटिव दे रहे हो और उसका इम्पैक्ट अगर एमओसी में जा सकता है तो दोस्तों याद रखो आपको एमओसी इशू करना है। मीनिंग दैट अगर असेट क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, कोई इंटरेस्ट रिवर्सल हो रहा है या फिर बैंक में कोई मैनुअल इंटरवेंशन है जिसके वजह से अकाउंट एनपीए में जा रहा है तो आपको एमओसी इश्यू करना कंपलसरी है। अगर आपने एलएफआर में मेंशन कर दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। सो ओवरऑल इतने 12 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देन जनरली जैसे मैंने बताया कि एलएफआर हमेशा इस तरह से होता है कि एलएफआर में एनेक्चर्स भरने होते हैं। तो जनरली जो एनेक्चर्स होते हैं हर पॉइंट के लिए एनेक्चर्स मिलता है, एनेक्चर्स के लिए हर बैंक के सिस्टम अलग होती है। तो मैंने आइडियली बेस पे 1 या 2 बैंक का ऑब्जर्व करके ये एनेक्चर्स बनाए हैं, बट फिर भी आपको ये देखना है कि आपके बैंक्स में क्या एनेक्चर्स हैं और जो भी डेविएशंस है वो एनेक्चर फॉर्म में रिपोर्टिंग करना है। देन कमिंग टू द यूट्यूब केस स्टडीज, एनपीए पे मेरी 33 केस स्टडीज आ चुकी है। हर केस स्टडी का यूट्यूब लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है उस पर पैरा वाइज मैंने केस स्टडीज बनाई हुई है, पैरा वाइज वीडियो बनाया कि किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है हमको और कुछ तरह से इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसके वीडियोस की लिस्ट दी है मैंने यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल चैप्टर नंबर 5 के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इसी तरह से हर चैप्टर के लिए मेरा अलग वीडियो अवेलेबल है। अगर आप बुकलेट देख रहे हो तो प्लीज़ ऑल्सो सी माई दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो
जो कि आपको समझने में मदद हो सके कि क्या एक्सपेक्टेशन से ये ऑडिट बुकलेट बनाई है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।